हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, यूपीएसआई से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक अगर नहीं ध्यान दी हैं तो आप इनको पढ़ के ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप यूपीएसआई का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और इनके लिए जो जो आपको काम करने हैं वो आपको अभी से करने पड़ेंगे। क्योंकि जो लंबा समय है, आपको 1 महीने के बाद का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए, फिर 1 महीने लंबा समय रहेगा, आवेदन चलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया रहेगी। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है और इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो 9,534 पदों के लिए निकाली गई है। जिसमें अगर हम बात करें तो 9,027 पद जो है सिविल पुलिस के रखे गए हैं। उसके बाद पीएससी के 484 और फायर पुलिस के जो है 23 रखे गए हैं। तो इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं, ये पदों की संख्या है। जिसमें कि अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के पद हैं, और फिर ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन है, फिर ओबीसी में 27%, और अनुसूचित जाति की बात करें एससी की तो 21%, और एसटी की बात करें तो 2%। और अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तो 2% आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों का 5% और महिलाओं का 20%। तो दोस्तों, ये जो आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, तो इनसे रिलेटेड आपको क्या होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाकर देख लेते हैं। और बाकी सारी जो नोटिफिकेशन से संबंधित चीज़ें थी, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताई हुई हैं, तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होंगे वो 1 अप्रैल से होंगे, और 30 अप्रैल तक चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक। इसका आवेदन शुल्क इस बार जो रखा गया है वो 400 रुपये रखा गया है। और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल से। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारे चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट संबंधी अपडेट है, कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ टिप्पणी वाला पोर्शन है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ढंग से पढ़िएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप जो है किसी भी तरह के आरक्षण के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपका 1 अप्रैल 2020 या फिर उसके बाद का होना चाहिए, या फिर उसके बाद का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अभी भी नहीं, या इससे पुराना है, या आपके पास नहीं है, तो आप इसको बनवा लीजिए। वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं दोस्तों, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र इससे पुराना है तो वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। और मान्य न होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, मतलब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान आप सभी को हो सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि 1 महीने का जो लंबा समय भर्ती बोर्ड ने आपको दिया है, कहीं ना कहीं आपको ये डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करने हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने 1.5 महीने भी कभी कभी लग जाते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको आज ही आवेदन कर देना है, और जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी कि एज रिलेटेड जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो दिए गए हैं, और उसकी वजह से नोटिफिकेशन रद्द हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है, लेकिन चीज़ें ये हैं कि अगर आपको तो बनवाना ही है तो आप क्यों ना इसको बनवा के रख लें। और देखिए, एज की मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ये गलत हुई हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई से रखा गया है। 1 जुलाई से रखा गया है, जबकि आवेदन 1 अप्रैल से हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि एज का कैलकुलेशन 1 अप्रैल से ही रखा जाता। फिर अगर मैं आपको बता दूं, पिछली जो भर्ती थी हमारी 2016 की, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो आवेदन थे वो 30 जून से प्रारंभ हुए थे। जब 30 जून से प्रारंभ हुए थे, उसमें एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई रखा गया था। तो वहाँ पर तो ये चीज़ चलती है कि आपका 1 जुलाई से अगर एज का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आवेदन हमारे 1 अप्रैल से हो रहे हैं,
तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये थोड़ा सा बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई और यूपी में क्या हाल है भर्तियों का आप सभी देख रहे होंगे। एक एक भर्ती 5 साल 6 साल लग जाते हैं। ये दरोगा की भर्ती जो कि बड़ा मुश्किल के बाद जो है 5 साल बाद आई है। बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं और फाइनली हुआ क्या कि उनको ओवर एज साबित कह दिया गया और वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी है उनके सभी के साथ। तो वो लोग इसके लिए लड़ें और जो भी इसके लिए हो सकता हो वो करें। लेकिन फ़िलहाल तो आपको ये है कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आप बनने दे दीजिए, क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है। जैसे कि ओबीसी का मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस के तहत कोई भी आरक्षण का क्लेम करता है तो ईडब्ल्यूएस में क्या करना है, आपको एक स्वघोषित प्रमाण पत्र होगा जो कि आप खुद ही स्वघोषित कर लेंगे, वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरा होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसमें रिलेटेड ये है कि उसमें भी ये दिया हुआ है कि आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल 2020 का हो सकता है। लेकिन और उसकी जो जारी होने की तिथि है वो क्या है, 30/4/2021 के तक होनी चाहिए। मतलब दोस्तों होता क्या है, अगर आपने जैसे आज आवेदन कर दिया और आपका अंतिम तिथि के बाद जारी होता है तो उसमें जो डेट आती है जारी होने की तिथि, वहाँ पर अगर आपकी ये इतने के बाद का होता है तो आपको यहाँ पर आरक्षण का क्लेम नहीं मिलेगा। यानी आप ईडब्ल्यूएस के तहत जो है आरक्षण 10% जो आरक्षण है उसको क्लेम नहीं कर सकते। और फिर फाइनली होगा क्या, आपको जनरल कैटेगरी की में काउंट किया जाएगा। मतलब आपको जनरल में अगर मेरिट में आप फंस रहे होंगे तो आपको मेरिट में स्थान दिया जाएगा और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है या ओबीसी का, एससी का, जितने भी रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेंगे अगर आपके पास प्रमाण पत्र जो है अंतिम तिथि से पहले के नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उनको कंप्लीट करा लीजिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको बनवाना है। वो भी निर्धारित तिथि जो है यानी 1 अप्रैल से पहले का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए और अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल 2021 है, उससे पहले का होना चाहिए। अगली बात करें कि अगर कोई भी कैंडिडेट केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत है तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी एनओसी लेना प्राप्त करना अनिवार्य है। एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपको आवेदन करने से पूर्व, यानी आवेदन करने से पूर्व आपको एनओसी ले लेनी है। ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है, कोई अगर एनओसी नहीं लेता है और आवेदन कर देता है, सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो एनओसी आपको लेके रखनी है आवेदन से पूर्व, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मूल निवास से संबंधित हो गई, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं लगाते, जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट का है और कोई भी पुरुष, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी रहने करने में असफल हो जाता है, यानी वो मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाएगा तो क्या होगा, सीधा सीधा ये माना जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है। और अगर वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो उसको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। यानी उसका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी के तहत किया जाएगा और भले ही उसके नंबर सही हो, ईडब्ल्यूएस में फिट होता हो या फिर ओबीसी के सिलेक्शन होता हो, तो उसको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए है। सभी जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो आपको सीधा तौर पे जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप जनरल की कट ऑफ में लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो आपको चीज़ों के ध्यान में रखना है। मतलब और ये देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसे कैसे होने वाली है। इसमें पहले आपको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन करना होगा प्रथम चरण में। उसके बाद क्या है, आपको बहुत पूरा फॉर्म भरना होगा। शैक्षिक अधिमानी अहर्ताएँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको रखनी है, फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली सब चीज़ें दोबारा से चेक करके सबमिट कर देना है। फ़ीस का पेमेंट करना है। फ़ीस का पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई चालान, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला था। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।